दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम दिसंबर 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2006 से लेके 2013 जून 2013 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित। पहला टॉपिक, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो प्लेटो का रिपब्लिक का जो प्रधान पात्र है, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटागोरस जो है प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। एडिमेंट्स की बात करें, ग्लूकोन की बात करें और पोलीमार्कस जो है प्लेटो की रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करने की बात करें। लेखकें और पुस्तकें दी गई हैं। A.R. ब्लास्टर ने जो लिखी गई थी डेमोक्रेसी बुक लिखी गई थी। C.B. मैकफर्सन की बात करें, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई थी। C. पैटमैन के द्वारा पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखी गई थी और D. हेल्ड के द्वारा मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्क्स के लेखों का सही आरोही क्रम बताइए। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखी गई थी बुक्स थी, उनका क्रम देखिए। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी सबसे पहले लिखी थी उन्होंने 1844 में लिखी गई थी, और उसके बाद थीसिस ऑन फ्योरबाख लिखी थी 1845, यानी उसके एक साल के बाद थीसिस ऑन फ्योरबाख लिखी थी उन्होंने। और अगले क्वेश्चन की बात करें, बुक की बात करें, कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी गई थी, और जो उनकी अंतिम बुक लिखी गई थी कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी गई थी। तो ये तीनों सीरियल वाइज हैं, इसको देख सकते हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1844, थीसिस ऑन फ्योरबाख 1845 और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुल्लंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह किसने कहा है? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है। न्याय की बात जॉन रॉल्स के द्वारा की गई है। आप देखते चाहें तो इसको देख सकते हैं। न्याय के दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद भेदमूलक सिद्धांत का प्रयोग शुरू होता है। इसमें सबसे पहले यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? तो उपयोगितावाद के संस्थापक की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो माओ के द्वारा जो लेख नहीं लिखा, पीपुल्स वॉर, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी की बात माओ से तुंग के द्वारा की गई थी। ऑन कोलिएशन गवर्नमेंट की बात की गई थी। ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की बात भी की गई थी, लेकिन पीपुल्स वॉर की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है। गांधी जी 1893 ईस्वी में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ वे 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु लगभग 22 वर्ष रहे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, किसने संस्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एमएन रॉय, यानी सी। ठीक है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेट पार्टी की भी स्थापना एमएन रॉय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया गया था। तो लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को घोषित किया था, यानी इसका आंसर डी। आप इसको देख सकते हैं। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन अरविंद घोष के लिए किया। अरविंद घोष विदेशी शासन के खिलाफ बल या हिंसक साधनों के प्रयोग की वकालत करते थे। सॉरी, इसका आंसर डी बता दिया मैंने, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी अरविंद घोष को। ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने अरविंद घोष को खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया था। इसका आंसर आप देख सकते हैं अरविंद घोष है। निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है? तो आभासी और कृत्रिम प्रेशर ग्रुप की बात जो है जॉन ब्लंडेल के द्वारा की गई थी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जीन ब्लंडेल के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। जीन ब्लंडेल ने दबाव समूह का वर्गीकरण उनके निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। उनके अनुसार प्रमुख रूप से 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं, एक प्रथम सामुदायिक दबाव समूह और दूसरा द्वितीय जो होता है संघात्मक दबाव समूह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चिंतक और विचार दिए गए हैं। किस चिंतक ने कौन सा विचार दिया था, इसको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, विचार दिया था, इसका तीसरा हो जाएगा, प्रक्रिया के रूप में क्रांति जिसके जरिए संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है चार्ल्स
जॉनसन के द्वारा बी का जो हो जाएगा, बी का हो जाएगा VI यानी फोर्थ मूल्य समन्वित सामाजिक व्यवस्था मॉडल दिया था। और टेडगर के द्वारा दिया गया था, टेडगर के बाद द्वारा दूसरा दिया था समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। और अंतिम जो है वेलिंगटन मूर के द्वारा कृषक वर्ग तथा संपत्ति स्वामियों के बीच पैतृकवादी संबंध की स्थिति के बारे में कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को 2 मोटो प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मानहीम के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसे, कार्ल मानहीम ने अभिजात वर्ग को निम्न प्रकारों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार आते हैं तथा दूसरे वर्ग में मध्य स्तरीय अभिजन आते हैं जो पत्रकारिता, अध्यापन, प्रकाशन आदि कार्यों में संलग्न हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन का सिद्धांत कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फोर्थ इसका बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना, ये इसका सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति से है। स्टेटमेंट दिया गया है, व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर है, बजाय गैर प्रासंगिक रूप से यथार्थ होने के अस्पष्ट होना बेहतर है। तो यानी ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, AF के आर्गेन्स्की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। तो 15 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसको मिलाने की बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरी बात औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और अंत में जो है समृद्धि की राजनीति की बात करते हैं। सरकार का प्रकार और मुख्य गुण दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले सैनिक शासन प्रणाली का संबंध किससे है? जबरदस्ती पर आधारित। ठीक है, सैनिक शासन प्रणाली का संबंध जबरदस्ती पर आधारित है। वंशगत शासन की बात करेंगे तो आदर पर आधारित जो है वंशगत शासन है। और नकली लोकतंत्र की बात करेंगे तो नकली लोकतंत्र उदार लोकतंत्र के जैसे सर्वाधिक चुनाव परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है। और उदार लोकतंत्र की बात करेंगे तो सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता ही उदार लोकतंत्र की परिभाषा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो आधुनिक समाज में जो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। विशिष्ट है, सार्वभौम है और यंत्रीय या सहायक हो जाएगा, आरोपणीय नहीं है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है? तो सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार जो है, संसदीय रूप की सरकार को सर्वसत्तात्मक सरकार रूप की सरकार नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सर्वसत्तात्मक को अधिनायक तंत्र या सर्वसत्तात्मक सरकार के 3 रूप होते हैं। सर्वसत्तात्मक को ही अधिनायक तंत्र भी कहते हैं। इसमें देख लेते हैं इसको, राजनीतिक दल का अधिनायक तंत्र या साम्यवादी सरकार भूतपूर्व सोवियत संघ तथा वर्तमान चीन में प्रचलित है। सैनिक अधिनायक तंत्र जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि में प्रचलित है। और फाशिस्ट अधिनायक तंत्र की बात करेंगे जैसा कि दोनों विश्व युद्धों के बीच की अवधि में इटली और जर्मनी में प्रचलित रहा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिस्पर्धा व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को 2 मुख्य वर्गों में, ठीक है, टर्नओवर एवं हेजीमोनिक, वैचारिक तथा व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैरन बीनर और लापा लोम्बारा के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आर यंग के द्वारा अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स लिखी गई थी। सीई ब्लैक के द्वारा डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात की गई थी। आर रोज के द्वारा इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स की बात की गई थी। और JS कोलमैन के द्वारा स्टडीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक रसूद्दीन खान हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन के बाद, सब आर्टल उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत गुहा। ठीक है, रंजीत गुहा को उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व क्या हैं? तो शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले जो 4 तत्व हैं, पहला सिद्धांत, दूसरा मानक, तीसरा नियम और अंतिम हो जाएगा निर्णय कार्यविधियां।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राजनीति एवं भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित है। कथन और कारण दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र में दोनों ही धर्म गायब हो गए हैं। तो धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके से लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट से संबंधित है। 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत ही नौ राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई, राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई। तो इसका आंसर भी जाएगा ए, यानी ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। आप इसको देख सकते हैं एक बार। 1969 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन और 1978 में सत्ता कांग्रेस का और 1995 में कांग्रेस का विभाजन होकर कांग्रेस तिवारी का गठन किया गया। 1977 में गठित जनता पार्टी 1980 के मध्य तक 4 जनता पार्टियों में बढ़ गई। इसी तरह अकाली दल, अन्नाद्रमुक जैसे क्षेत्रीय दल भी समय समय पर विभाजित होते रहे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जब तिरंगा फहराया गया था। और तीसरा हो जाएगा नागरिक अवज्ञा आंदोलन, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1930 से 1934। और अंतिम हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें करो और मरो का नारा दिया गया था 1942। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था। इसको आप देख सकते हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है, इसलिए संसद संविधान में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो द्विसदनीय विधानमंडल किसमें नहीं है, इसका आंसर हो जाए केरल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार की बात करें, इसमें द्विसदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसको देख सकते हैं, वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर अभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, अभी विधानसभा बन चुकी है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का कालक्रम बताइए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं मुख्यमंत्रियों का सही कालक्रम इस प्रकार, सबसे पहले शेख अब्दुल्ला आ जाएंगे, शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी आ जाएंगे, बख्शी गुलाम मोहम्मद, उसका शमसुद्दीन और GM सादिक। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, षड्यंत्रवाद और दंडित क्रांतिकारी, ठीक है। नासिकवाद 1909 से 1910 में जो सच्चिदानंद नाथ सन्याल को इस केस में दंडित किया गया था। बनारसवाद 1916 रामप्रसाद बिस्मिल को, काकोरी कांड 1924 में भगत सिंह को, और लाहौरवाद 1929 से 1930 में जो विनायक सावरकर को किया गया था, दंडित किया गया था इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया हो, तो इस पर आप जो है संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। जब एक ही बात करें, जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तब संयुक्त ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत हैं, तब भी जो है ज्वाइंट सीटिंग बैठाई जा सकती है। और अगले क्वेश्चन की अगला टॉपिक है, दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं तो बिल पारित नहीं हुआ है, तब भी जो है आम सहमति बुलाई जा सकती है। 4th जो डी है इसका, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया गया है, तो योजना आयोग के द्वारा। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग को अपनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया, साम्यवादी तथा विशिष्ट के बीच संबंध प्रवर्त तथा अवर का संबंध होता है। लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वारसा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामबिल्ली। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है, तो इसका आंसर हो जाए रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने इस दावे का प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक या जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सावधानी पूर्वक अवलोकन, प्रबंध की तकनीकी और सामान्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक में हेनरी फ्योल इससे संबंधित हैं, हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग और गुलिक, ये तीनों इससे संबंधित हैं। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थकों में हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग, लूथर, गुलिक हैं, जबकि हेनरी फ्योल जो है दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है, उनका संबंध मैनेजमेंट से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कीजिए। इसको देख लेते हैं। लाइन एजेंसी का संबंध किससे? लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देते हुए कार्य करने से संबंधित हो जाएगा। जनरल स्टाफ की बात करेंगे, वैयक्तिक प्रशासन का संचालन करना। और विशिष्ट स्टाफ की बात करेंगे तो इसका डेटा संकलन और उसका विश्लेषण। और वैयक्तिक स्टाफ से संबंधित जो है लाइन अधिकारियों के भिन्न प्रयुक्तियों की डायरी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में लोक सेवा में जॉब या नौकरी के किस वर्ग के लिए पदोन्नति में योग्यता सह प्रवरता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो इसका वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड दोनों, इसका आंसर हो जाएगा डी। देख सकते हैं इसको, वरिष्ठता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के अनुसार पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात जिस कर्मचारी की सेवा सबसे अधिक अवधि की है उसे पदोन्नति मिलनी चाहिए। योग्यता के सिद्धांत के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ मेरिट पदोन्नति की आकांक्षा रखने वाले सभी उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करते हुए इसके आधार पर पदवृद्धि करना। भारत में लोक सेवा के वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड के लिए पदोन्नति में योग्यता सह प्रवरता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया है, अभिकथन और कारण। पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है। पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापन करने देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए आर दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी स्टेटमेंट से संबंधित है। लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है। सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती हैं, परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और ए बी की व्याख्या सही है। लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है, क्योंकि सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती हैं, परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्वेश्चन 42। प्रायश्चित्ता की अवधारणा 1960 के दशक में इसमें उद्विकसित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन अमेरिका में। ठीक है, प्रायश्चित्ता सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के निर्देशन राउल प्रोविस एवं उनके सहयोगी के तत्वाधान में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से संबंधित है, अभिकथन और कारण दिया गया है। उत्तर सोवियत काल में आणविक सशस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिकों द्वारा चालित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती हैं, उनके पास नागरिक नियंत्रण तथा सकारात्मक विरोधी क्रियाविधियों का अभाव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। एटम्स फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आइजनहावर। 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने प्रसिद्ध शांति योजना के लिए अणु में यह प्रस्ताव रखा कि विश्वमंडलीय सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए और उसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। ठीक है, इसका आंसर सी, आइजनहावर, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चिंतक और अवधारणा से संबंधित है। विलियम कोहेन का संबंध जो है सैनिक कार्यकलापों में क्रांति से संबंधित है। मार्टिन शॉ का युद्धों का अपहास से है। रेमंड आरो अतिशयोक्तिपरक युद्ध से संबंधित है और मैरी कॉल्डर का संबंध नवीन युद्ध से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF किसने सर्जित की है, विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना विश्व बैंक के द्वारा 1992 में 1992 में रियो अर्थ सम्मेलन के दौरान किया गया, जिसकी स्थापना करने के लिए पीछे मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करना है, जिससे पृथ्वी को तमाम तरह के पर्यावरणीय समस्याओं से बचाया जा सके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आरोही क्रम में लगाने की बात कर रहा है।
वेस्टफेलिया की संधि 1648 में, सबसे पहले वेस्टफेलिया की संधि हुई थी 1648 में। यूट्रेक्ट की संधि 1713 ईस्वी में, और पेरिस की संधि 1783 में, और यूएन चार्टर जो है 1945 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महिलाओं के आंदोलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले मैक्सिको सिटी यूएन कॉन्फ्रेंस में, कोपेनहेगन जो है यूएन कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद बीजिंग और नैरोबी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA कब हस्ताक्षरित किया था? तो इसका 2011 में किया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान प्लस थ्री में समाविष्ट किए गए हैं? तो आसियान प्लस 3 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया है। इस संघ में 3 देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया हैं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में पारस्परिक सहयोग करना है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।